हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 11वीं की जो गणित विषय है उसका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 1 से, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अध्याय 1 है समुच्चय सेट। इसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं उसके साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पार्ट जो है ये दिया हुआ है समुच्चय का। अब समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय की डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि समुच्चय, जिसको हम सेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो समुच्चय क्या होता है, तो संख्याओं या आंकड़ों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है कि संख्याओं, आंकड़ों या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों को प्रायः हम अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कि ABC से व्यक्त करते हैं। तो डेफिनेशन आपको केवल यहाँ तक याद रखनी है, ये पूरी लाइन है और ये सेकंड लाइन यहाँ तक हमें ध्यान रखनी है। जिन वस्तुओं से समुच्चय का निर्माण किया जाता है वे उसके अवयव कहलाते हैं, यानी कि समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये उसके अवयव कहलाते हैं। उनको अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC से व्यक्त किया जाता है। यदि कोई अवयव ए समुच्चय ए में स्थित होता है तो हम ए बिलोंग्स टू ए ये लिखते हैं। इस ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि जो ए स्मॉल ए वाला अवयव है ये कैपिटल ए वाले जो समुच्चय है इससे बिलोंग करता है या इसमें स्थित है। यदि अवयव ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम इसे ए नॉट बिलोंग्स टू, ये जो चिन्ह है ये इसको हम नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ए इस ए में नहीं है, शामिल नहीं है, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद जो समुच्चय होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निरूपण हम कैसे करते हैं, तो समुच्चय का निरूपण, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो समुच्चय का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है सारणिक रूप, जिसे हम रोस्टर रूप भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नियम रूप, जिसे हम रूल फॉर्म बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ जो विशिष्ट सेट होते हैं, विशिष्ट समुच्चय होते हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। ये बहुत ही काम में आने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर केवल सिंबल का यूज़ होने वाला है चैप्टर में, तो वहाँ पर हमें इनका यूज़ होने के लिए ये याद रखना अति आवश्यक है। जैसे पहला यहाँ पर है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या आप जानते ही हैं, जो संख्या गिनने के काम में आती हैं उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ये जो n है ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर आगे भी जो संख्याएं हैं वो अनगिनत संख्या यहाँ पर है। और साथ ही इस जो सेट को हमने दर्शाया है इसको मंझले कोष्ठक में आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब होल नंबर में क्या होता है, हम इसको W से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो प्राकृत संख्या होती है उसके साथ 0 भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ये बन जाएगा। उसके बाद थर्ड है जो हमें ध्यान रखना है वो है पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों के समुच्चय को हम दो अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। पहला हम दर्शा सकते हैं Z के द्वारा और दूसरा हम दर्शाते हैं I के द्वारा। तो अब इस पूर्णांक वाले समुच्चय में क्या होता है, इसमें प्लस की संख्या और माइनस की संख्या भी ऐड हो जाती है। तो यानी कि ये जो समुच्चय है इस प्रकार से रहता है, यहाँ कोष्टक है और यहाँ पर माइनस की बहुत सारी संख्याएं हैं, उधर प्लस की संख्याएं हैं, तो -3 2 1 माइनस में रहेंगे, उधर 0 1 2 3 ये पॉजिटिव से नंबर आ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ अपने पास समुच्चय है यहाँ पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और परिमेय संख्याओं के जो समुच्चय है उसको हम Q से दर्शाते हैं, कैपिटल Q से। ये दर्शाने के बाद परिमेय संख्याओं का जो हमें पता है P/Q के रूप में हम लिखते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ये जो चिन्ह है इसको फॉर ऑल का चिन्ह बोला जाता है, यानी कि P और Q, यानी कि इसके जितने भी अवयव है P और Q ये Z में बिलोंग होने चाहिए, यानी कि बिलोंग्स टू Z, यानी कि ये पूर्णांकों में शामिल होने चाहिए, यानी कि पूर्णांकों वाले यहाँ पर अवयव होने चाहिए। उसके बाद फिफ्थ सेट आता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इस समुच्चय को Q के ऊपर C क्या लिखा जाता है, Q के ऊपर C से निरूपित किया जाता है। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, हमें याद होना चाहिए। जैसे कि √2 √3 4 की घात 1/3 पाई ई, ये जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी है ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ पर है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है हम उनको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। इस समुच्चय को हम C से डिनोट करते हैं, C से परिभाषित करते हैं, C से निरूपित करते हैं, जहाँ पर C के बराबर होता है A + IB। I, इस I को आयोटा बोला जाता है,
इसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आई क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। जहाँ पर ए और बी जो है ये बिलोंग करने चाहिए आर में। आर क्या होता है, तो आर एक रियल नंबर होता है, आर का मतलब रियल नंबर, जहाँ और आई का मतलब होता है रूट के अंदर -1। ये हमें ध्यान रखना है, ये अति आवश्यक है। अब क्या चीज़ें हैं, एन ये उपसमुच्चय है डब्ल्यू का, डब्ल्यू उपसमुच्चय है जेड का, ये हमें ध्यान रखना है। या आई जो है ये उपसमुच्चय है क्यू का, क्यू उपसमुच्चय आर का, और आर जो उपसमुच्चय है ये सी का उपसमुच्चय। जो सी जैसा चिन्ह बना रखा है इसी वाले चिन्ह को हम उपसमुच्चय का चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद जो समुच्चय होते हैं वो आता है परिमित समुच्चय। इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। सिंपल सा मतलब है, यानी कि जिसमें संख्या सीमित हो वो परिमित समुच्चय, और जिसमें संख्या सीमित नहीं है वो अपरिमित समुच्चय, है ना, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया हुआ है कि a बराबर x/x छोटा और बराबर 8 से, और x जो है ये n में बिलोंग कर रहा है। n में बिलोंग करने का मतलब है कि x के अवयव हमें n में से लेने हैं, यानी कि 1 2 3 4 से अवयव लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं, 8 तक लेने हैं। तो जब हम इसका समुच्चय बनाते हैं तो हमें मिलता है 1 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें केवल यहाँ 8 ही अंक मिले, यानी कि इनकी संख्या सीमित है, परिमित है, तो ये परिमित समुच्चय यहाँ पर कहलाता है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर रिक्त समुच्चय। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसे, कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य हो, अवयवों की संख्या क्या हो, उसमें शून्य हो, या हम बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी अवयव ना हो। जब उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है, तो यह एक रिक्त समुच्चय कहलाता है, और इसे दर्शाया भी जाता है। और इसे दर्शाने के लिए हम फाई या फिर ब्लैंक ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्ठक को खाली रखना है से निरूपित करते हैं। इन दोनों से इसको रिक्त समुच्चय को दर्शाया जाता है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर अपरिमित समुच्चय। इसके डेफिनेशन हम समझ चुके हैं पहले। इनफाइनाइट सेट्स ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। कैसी होती है, वो असीमित होती है, तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे b बराबर x/x बड़ा और बराबर 8 से, x बिलोंग कर रहा है n में, यानी कि 8 से बड़े जितने भी मान हैं वो हम यहाँ पर उत्तर उनका ले सकते हैं, यानी 8 9 10 11 12 ऐसे करके बहुत सारी संख्या आ जाएगी। तो ये संख्या कहाँ खत्म हो रही है हमें नहीं पता है, इस कारण से ये हो गया अपरिमित समुच्चय। उसके बाद अगला आता है समुच्चय की कोटि। अब समुच्चय की कोटि क्या होती है हम जान लेते हैं। यहाँ पर समुच्चय की कोटि, जिसे हम ऑर्डर ऑफ द सेट बोलते हैं, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को समुच्चय की कोटि कहते हैं, और इसे n a से निरूपित किया जाता है। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर जो रिक्त समुच्चय होता है उसकी कोटि शून्य होती है, रिक्त समुच्चय की कोटि शून्य होती है, और अपरिमित समुच्चय की कोटि अनंत होती है, ध्यान रखना है हमें। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ पर परिभाषा आती है कि तुल्य समुच्चय क्या होता है, जिसे इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो दो परिमित समुच्चय ए तथा बी जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तुल्य समुच्चय कहलाता है। हमें क्या है, तुल्य यानी कि जो एक जैसे उनमें अवयव की संख्या हो तो वो तुल्य समुच्चय कहलाता है। जैसे ए यहाँ पर अवयव है 2 4 6 अवयव, यहाँ पर अवयव की संख्या हम यहाँ गिनते हैं तो यहाँ पर अवयव 3 है, पहला अवयव, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव, 3 अवयव है। और बी यहाँ पर अवयव है ए बी सी, यहाँ पर भी 3 ही अवयव है, इस कारण से ये ए और बी जो है ये तुल्य समुच्चय हुआ है। उसके बाद आता है समान समुच्चय, इक्वल सेट। अब समान समुच्चय नाम से पता चल रहा है कि समान होने चाहिए, तो दो परिमित समुच्चय ए और बी जहाँ समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव में विद्यमान हो तथा समुच्चय बी का अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो ए व बी के जो है ये समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उनका क्रम कैसा भी हो सकता है लेकिन अवयव दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस बड़े ए के अंदर जो अवयव है वो ए बी और सी है, और इस बड़े बी के अंदर यहाँ पर अवयव है बी सी ए। क्रम कैसा भी हो लेकिन अवयव तो है, ये ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर है, इसमें बी यहाँ है तो बी इसमें यहाँ पर है, और सी यहाँ है तो सी यहाँ पर भी है। दोनों में अवयव भी बराबर हैं और अवयव भी समान है, इस कारण से ये जो है समान समुच्चय हुआ है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर उपसमुच्चय की डेफिनेशन, जिसे हम बोलते हैं सबसेट। अब सबसेट क्या होता है इसके डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एक समुच्चय ए अन्य किसी समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो।
यह इसकी डेफिनेशन है। समझ लेते हैं एक बार और कि एक समुच्चय ए अन्य किसी समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो और इसे संकेत ए उपसमुच्चय बी, ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है इसको उपसमुच्चय का चिन्ह बोलते हैं, से निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक हमें डेफिनेशन याद रखनी है इसकी। यदि किसी समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय नहीं होता है तो हम उसे ए उपसमुच्चय नहीं है से निरूपित करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह होता है, ये उपसमुच्चय है का चिन्ह होता है। जैसे हमने यहाँ पर बता रखा है, एक उदाहरण है, ए के अंदर अवयव दे रखे हैं 1 3 5, इस ए के अंदर 1 3 5 दे रखे हैं और इस बी के अंदर अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अवयव यहाँ पर दे रखे हैं और सी के अंदर अवयव दे रखे हैं 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के जो अवयव हैं 1 3 5, ये पूरे के पूरे अवयव हमें यहाँ पर इस बी में देखने को मिल जाते हैं, मिल रहे हैं। देखिए 1 3 और 5 इसमें है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए है ये बी का उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार से दर्शाएंगे ए उपसमुच्चय बी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमने लिखा हुआ है सी उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब सी के जितने भी अवयव है क्या हमें ये बी में देखने को मिल रहे हैं? देखिए 2 देखने को मिल रहा है, 4 भी देखने को मिल रहा है, 6 भी देखने को मिल रहा है, 8 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो 10 है ये 10 हमें यहाँ बी में देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण से हम बोलेंगे कि जो सी है ये बी का उपसमुच्चय नहीं है। इस तरह से इसकी डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद अगली डेफिनेशन यहाँ आती है घात समुच्चय, पावर सेट क्या होता है? तो किसी ए के समस्त संभावित उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं और उसे पी ए यानी कि पावर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एन अवयव वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 की घात एन होती है, ध्यान रखने वाली बात है। अतः उस समुच्चय के घात समुच्चय में भी 2 की घात एन अवयव ही होंगे, ये हमें पता है आपसे चला। तो जैसे ए में कितने अवयव दे रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 अवयव दे रखे हैं, तब कुल उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब हो गया कि 8। अब इस 3 अवयव वाले जो समुच्चय है इसकी उपसमुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी। अब उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालें? तो निकालना बहुत ही आसान है। पहला तो यहाँ पर एक फाई होता है यानी कि निरंक होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो आपको लिखना है। उसके बाद जो अवयव दे रखे हैं उनको सिंगल सिंगल लिखें, 1 2 3 सिंगल सिंगल हो गया। फिर डबल डबल लिख लें, 1 2 1 3 2 3। फिर यहाँ पर तीनों के साथ लिख लें 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर हम गिनेंगे तो 5 को मिलाकर यहाँ पर ये जो संख्या है वो 8 हो जाएगी। एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है पावर सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगले डेफिनेशन है सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय क्या होता है? तो सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्यतः प्रतीक यू से व्यक्त करते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और इसके सभी उपसमुच्चयों को हम ABC के द्वारा व्यक्त करते हैं। यह एक ऐसा समुच्चय होता है जो कई समुच्चयों का भी उपसमुच्चय होता है। पूर्णांकों के समुच्चय Z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक वास्तविक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलेगा अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। तो हम इन अंतराल जानने के लिए हमने यहाँ पे यह लिखा है कि यदि A और B 2 वास्तविक संख्याएं हों और A का जो मान है वो B के मान से छोटा हो, A छोटा हो B से, तो अंतराल को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 तरह के अंतराल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सामने आपके लिखे हुए हैं। पहला होता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल बोलते हैं। सेकंड होता है बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। और अर्ध खुला या अर्धबंद, दोनों अलग अलग हैं। अर्ध खुला व अर्धबंद अंतराल जिसे बोलते हैं सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पर क्या क्या होते हैं देखिए। अब खुला अंतराल जो रहेगा हम इसे A और B और छोटे ब्रैकेट द्वारा व्यक्त करेंगे, है ना। इसमें A और B को छोड़ा जाता है, A और B को नहीं गिना जाता है और इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और जब हम संकेत बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, ये पूरी लाइन रहेगी और यहाँ पर ये जो है डार्क लाइन है और ये गोले जो बना रखे हैं, वृत्त बना रखे हैं, सर्कल बना रखे हैं, पूरे खाली है। तो ये खाली है तो इसको बोला जाता है खुला अंतराल। उसके बाद सेकंड है बंद अंतराल, तो इसमें A और B को शामिल किया जाता है।
पहले वाले में शामिल नहीं कर रहे थे, इसमें शामिल करते हैं। जब हम शामिल करते हैं तो इसको हम बिग जो बड़ा ब्रैकेट है उसके माध्यम से इसको दर्शाते हैं। अब यहाँ पर इसका जो डायग्राम यहाँ पर नहीं आ पाया है, तो ये सेम यही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर जो गोले हैं वो डार्क हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर अर्ध खुला व अर्धबंद अंतराल। अब यहाँ पर अर्ध खुला का क्या मतलब है? आधा खुला। आधा खुलने का मतलब एक तरफ से बंद होना चाहिए, एक तरफ से खुला होना चाहिए। ये वाला जो है एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है। अब यहाँ पर हमने पहला कर रहे हैं, ये वाला है अर्ध खुला अंतराल। ये आधा बंद है, इधर से खुला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध खुला अंतराल। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिधर से बंद है उधर बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, ये खुला है तो ये छोटा वाला कोष्टक लगा देंगे। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें ए तो शामिल है लेकिन बी इसमें शामिल नहीं है। यह हमें जब हम इनके इस पार्ट के सवाल करेंगे वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से होता है। यहाँ पर यह खुला है और ये बंद है, इसको अर्धबंद अंतराल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ए तो शामिल नहीं है लेकिन बी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो कुछ यहाँ पर थे यहाँ तक कंप्लीट किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेन आरेख क्या होते हैं? तो समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। और इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं, और इसमें सर्वप्रथम आयत द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय यू को प्रदर्शित करते हैं, फिर उसमें यू के उपसमुच्चयों ए बी आदि को वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक जो वेन आरेख आपको बना के बताया गया है। जैसे आकृति में यू का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक की संख्या है, तो हमें इसको आयत के रूप में लिखना है। तो ये आयत बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयत है। इस आयत के अंदर ही सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी लिखी हैं इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर ए, अब इस ए जो सेट है इसके अंदर है 2 4 6 8 10 12। अब ए को बना रखा है वृत्त के रूप में, तो ये ए बाहर वाला जो वृत्त है ये बना रखा है, इसके अंदर ही है 2 4 6 8 10 12। और बी के अंदर जो उपसमुच्चय है इसमें 4 और 6 हैं, यानी कि इसके लिए भी एक गोला और बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना दिया, बी नाम लिखा और 4 और 6 इसके अंदर हैं। तो ये यहाँ पर यह डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो डेफिनेशन है वो आती है पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय क्या होते हैं? तो यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय तथा A कोई उसका उपसमुच्चय है, तब A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें U के अवयव होंगे जो A में नहीं है, यानी कि एक में अवयव होंगे। ऐसा हम A डैश से व्यक्त करते हैं। A डैश का मतलब क्या होता है? पूरक समुच्चय होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो A दिया हुआ है उसके अवयव को छोड़कर जो हमें अवयव मिलते हैं उन्हें हम पूरक समुच्चय कहते हैं। यानी कि A डैश, ये एग्जाम्पल हमने दे रखा है, मेन डेफिनेशन ये वाली है इसकी। तो यहाँ तक जितनी भी डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पर डेफिनेशन कर ली है। अब इन पर आधारित जो संक्रियाएं हैं वो हम यहाँ पर करना शुरू करेंगे। आई होप कि आपका जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।